Hello everyone, welcome back to my channel. Since we were starting with the chapter 2 of macroeconomics, that is class 12th economics, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पिछले लेक्चर में पढ़े थे और वो हैं फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स. ठीक है. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट. सो स्टार्टिंग विद द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेसिकली होता क्या है? सी, जो नेशन में टोटल एक्सपेंडिचर होता है फॉर कंजम्पशन, जो हम सारे लोग करते हैं, उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मतलब कि हमने जो भी परचेज किया इन एन इकोनॉमी, इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, एज अ होल, एज अ नेशन, वो सारा का सारा कैलकुलेट होगा अंडर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बेसिकली हमारे पास है तीन मेजर फैक्टर्स. एक है हाउस होल्ड्स, सेकेंड है गवर्नमेंट एंड थर्ड है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इन तीन फैक्टर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं. अब इन तीन फैक्टर्स में से एक है हाउस होल्ड्स. ये लोग कौन है? ये लोग हैं हम, जो एज अ हाउस होल्ड कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, और जो भी हम पे करते हैं उस चीज़ के बदले में, दैट रिवॉल्व्स एंड रोटेट्स अराउंड द इकोनॉमी. ओके. सो सेकेंड इज द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट कहाँ पे परचेज करती है? गवर्नमेंट परचेज करती है फॉर द डिफेंस फोर्सेज, फॉर द मेडिकल फोर्स फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा. ठीक है. जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द पीपल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस हेड के अंडर आती हैं एज अ गवर्नमेंट. ठीक है. मतलब जो भी आपकी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट हैं, आपकी बेशक वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हों, आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज हों, या फिर आपकी हो डिफेंस फैसिलिटीज एक्सेट्रा, वो सारी की सारी आपके हेड में आएंगे गवर्नमेंट के अंदर. तो थर्ड है आपका नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, पर वो रजिस्टर्ड हैं. ठीक है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंजम्पशन के लिए हेल्प कर रही है इकोनॉमी को, बट वो कैसे हेल्प कर रही हैं? क्योंकि वो चैरिटी कर रही है या डोनेट कर रही है कहीं पे, वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रही हैं, वो आपके बिहाफ पे, आपके लिए कंज्यूम कर रही हैं. अल्टीमेटली दैट हैज बीन गिवन टू यू. ठीक है. वो होते हैं एनजीओस, आपके टेम्पल्स, गुरुद्वारास एक्सेट्रा, और जो भी आपके ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो चैरिटी पर्पस के लिए बनी है. तो ये सारी की सारी आ जाएंगी आपकी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हेड के अंदर. एंड द सेकेंड पोर्शन, दैट द सेकेंड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट. सी, हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट वर्ड आता कहाँ से है. हमारी कुछ इनकम है, इनकम के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द सेविंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट, एंड अनदर वन इज द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हमने पढ़ लिए. अब सेकेंड पार्ट है हमारा सेविंग्स, और दैट यू कैन ऑल्सो कॉल एज इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट कर कैसे रहे हो आप? कोई भी कैपिटल आप जो अपनी बिजनेस में लगा रहे हो, अगर वो आप ईयरली बेसिस पे चेंज कर रहे हो, तो दैट इज अ चेंज इन कैपिटल स्टॉक. ठीक है. जैसे मान लो कि मेरे पास इस ईयर में 10 लाख रुपए थे, अगले साल में मेरे पास हो जाते हैं 12 लाख. ठीक है. तो अगर मेरे 12 लाख रुपए हो गए, दैट इज अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक. ठीक है. मतलब जितने कैपिटल मैंने लगा रखा था, अब मैं उससे ज्यादा कैपिटल लगा रही हूँ, दैट इज अ चेंज. ठीक है. आई stands for investment, delta stands for change, and K stands for capital stock. तो यहाँ पे I means investment means कि जो मैं change कर रही हूँ कैपिटल स्टॉक में, जो कैपिटल स्टॉक को मैं बढ़ा रही हूँ, that will be shown here. ठीक है. अब ये इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पास दो तरीके की. एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि हम ऐसी चीजों को परचेज करते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करती हैं, और जिसकी अकाउंटिंग ईयर में वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो विद इन वन अकाउंटिंग ईयर ही काउंट होती है. अगर हम उसके आगे चले जाएंगे तो वो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी. ठीक है. अब फिक्स इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं आपकी मशीनरीज का. ठीक है. आपकी प्लांट एंड मशीनरीज जो भी हैं वो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंडर काउंट होती है. अब इसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट आप कैसे देखोगे? अगर मान लो पिछले साल 2019 में मेरे पास 8 मशीनरीज थी. ठीक है. तो आज की डेट में अगर मेरे पास 10 मशीनरीज हैं, तो जो चेंज पॉजिटिव चेंज आया है इन द नंबर ऑफ कैपिटल स्टॉक इन माय फर्म, दैट हैज इंक्रीज. ठीक है. तो वहां पर दैट इज चेंज इन कैपिटल स्टॉक, दैट इज माय फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दैट विल एक्चुअली प्रोवाइड मी विद द बेनिफिट्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मोर देन एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है. अभी अकाउंटिंग ईयर होता क्या है, जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ? ये अकाउंटिंग ईयर बेसिकली फाइनेंशियल ईयर है आपका. फाइनेंशियल ईयर मतलब
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जिसके बीच में आप सारे अकाउंट्स को स्टडी करते हो, जिसमें आप सारे अकाउंट्स में एंट्रीज करते हो, ठीक है। जो भी आपके प्रॉफिट और लॉसेस है इसी पीरियड के बीच में आपके कैलकुलेट होते हैं। जनरली हमारा जो ईयर होता है कैलकुलेट होता है वो नॉर्मल जो ईयर होता है वो होता है जनवरी टू दिसंबर, बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमने ईयर को चेंज करके रखा हुआ है और दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट में हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी कैपिटल स्टॉक है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं वो होगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एंड सेकेंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में बेसिकली वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे पास विद इन एन अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल उठा सकते हो फिनिश प्रोडक्ट्स का, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का और रॉ मटेरियल्स का। ये सारी चीजें जो भी आपके पास हैं अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहती हैं, ठीक है, बट नॉट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जो फाइनल गुड्स हैं आपकी वो भी 1 अकाउंटिंग ईयर में सेल आउट हो जाएंगी, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो अपने ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू द फाइनल गुड्स एंड रॉ मटेरियल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इंटरमीडिएट गुड्स एंड देन इनटू द फाइनल गुड्स। सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट, अब इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 2 मेजर टाइप्स की इन्वेस्टमेंट आती है, एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज द नेट इन्वेस्टमेंट। सी अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हमारे पास एक्सपेंडिचर है दैट इज बोर्न बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। अब ये एक्सपेंडिचर किस चीज पे हो रहा है, या तो वो न्यू एसेट्स परचेज कर रहा है या फिर अपने रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जो ओल्ड एसेट्स उसके पास पड़े हैं। अब ये ओल्ड एसेट्स वो प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकते हैं जो काफी टाइम से वो यूज कर रहा है बट जिसका वेयर एंड टेयर की वजह से अब यूज होना काफी कम हो चुका है क्योंकि वो चीजें उतना सर्व नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट भी हो रही है बट ये सारी चीजें हो रही है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। And net investment is by the producers expenditure obviously borne by the producer for new assets only। यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट की बात नहीं करते क्योंकि ये नेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब बेसिकली इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हमें ग्रॉस और नेट वर्ड को समझना पड़ेगा। ग्रॉस एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बड़ा है जिसके अंदर नेट वर्ड भी आ जाता है, ठीक है। अब ग्रॉस वर्ड में हम और भी फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, या तो उनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है या तो उनकी एडिशन हो सकती है, बट जो नेट वर्ड है नेट वर्ड में आप बहुत ही लिमिटेड फैक्टर्स लेते हो, इसमें आप सारे फैक्टर्स को काउंट नहीं करोगे जो ग्रॉस में आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। नेट इज अ मोर रिफाइंड वर्ड देन ग्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक न्यू असेट्स को काउंट कर रहे हो, आप रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स को काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है कि मेजर आपका है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। वो हो रहा है आपकी डेप्रिसिएशन की वजह से। हम डेप्रिसिएशन को सब्सिक्वेंटली टॉपिक में कवर करेंगे बट फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन ये होता है कि आपके फिक्स असेट में या कोई भी एसेट में जब वैल्यू की कमी आने लग जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आपने कोई मशीनरी खरीदी, कुछ टाइम पहले उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, अब आप बेचना चाह रहे हो उस चीज़ को तो उसकी वैल्यू आ रही है कम, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इट्स यूसेज, इट्स वेयर एंड टियर, जो भी उसमें नुकसान हुए हैं, जो भी उसमें खराबियां आई हैं, उसकी वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें उन चीज़ों को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि हम प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे हम नो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी 0, ठीक है। अब यहाँ पे नेट एडिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इज नथिंग, ठीक है। हम नेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे कैपिटल स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि मेजर यहाँ पे है रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट हो रही है डेप्रिसिएशन के बेसिस पे। और यहाँ की अगर हम बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे नेट एडिशन हो रही है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में क्योंकि हम नई मशीनरीज को लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं थे, जिसके ऊपर कोई भी लॉसेस नहीं थे। So see, while studying gross investment and net investment, we came across a word that is called depreciation. Depreciation basically is the loss of value of a fixed asset over the period of time. ठीक है, हमारे पास फिक्स असेट्स कौन से होते हैं, जैसे हमारी प्लांट एंड मशीनरी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी यूज होगी, या ऐसी कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा हमारी यूज हो रही है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ जिसको हम लगातार यूज़ कर रहे हैं उसमें जेन्युइन है कि कुछ वेयर एंड टियर्स होंगे, कुछ हिकअप्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो कभी भी मशीनरी अपनी फुल वैल्यू कैपेसिटी पे नहीं जा पाती जैसे वो शुरू में थी, ठीक है।
जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट करती जाती है, कम होती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो दिस वर्ड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जिसमें हम फिक्स असेट्स की डेप्रिसिएशन करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और उसकी कुछ परसेंटेज रहती है जिसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं या कोई मेथड हम यूज करते हैं जो हम सब्सिक्वेंटली हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ऑल्दो वी से फिक्स्ड कैपिटल इज टू बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली इट इज टू बी, बट द थिंग इज दैट द वैल्यू ऑफ इट ऑलवेज डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपकी हो सकती है 3 मेजर रीजंस की वजह से, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, जो रोज रोज की यूसेज की वजह से उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, सेकंड इज एक्सीडेंटल डैमेजेस। ठीक है, आपने प्लान नहीं किया था, आपने कभी इसको फोर्सी नहीं किया था, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जा रही है, जैसे मान लो कि आपकी कोई ऐसी मशीनरी है जिसको वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे प्रॉब्लम होती है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे उसको अगर प्रॉब्लम हुई तो मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, दैट इज एन एक्सीडेंटल डैमेज। थर्ड इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि हमें पता है कि आने वाले टाइम में शायद इस मशीनरी की यूसेज कम हो जाएगी या नहीं रहेगी। इसके 2 मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो शायद चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया तो ऑब्वियसली वो जो मशीनरी है या प्लांट है, जो भी चीज़ है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करी है हमने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हमारी आउट ऑफ यूज हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि चेंज इन डिमांड हो जाए, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, वो जो चीज़ हम बना रहे हैं उस मशीनरी पे वो फिर उतनी ज़्यादा डिमांड में रहेगी नहीं, या शायद रहेगी ही नहीं। सो दैट इज हाउ, मतलब उसकी उन चीज़ों की जो हम मशीनरीज यूज कर रहे हैं उन चीज़ों की डेप्रिशिएट करेगी वैल्यू, एंड दैट इज these are so 3 major factors that leads to depreciation. See, अब डेप्रिसिएशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता ही है काफ़ी हद तक कि हमारी जो चीज़ें हमने ली हैं, जो फिक्स्ड असेट्स हमने लिए हुए हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और हो सकता है कि 10 साल के बाद मुझे वो चीज़ रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े, और उस टाइम पे मैं कैपिटल की कोई तरीका ढूंढ लूंगी कैपिटल फॉर्मेशन का या कैपिटल कहीं से इकट्ठा करने का, एंड आई विल परचेज अ न्यू मशीनरी, बट दैट इज नॉट कन्वीनियंट टू द बिजनेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम ईयरली बेसिस पे एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड लगा देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम एक मशीनरी की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट अ पीरियड ऑफ टाइम कि एटलीस्ट इतने सालों के लिए ये मशीनरी हमारे यूज में रहेगी। मान लो कि मैंने 10 लाख की अगर मशीनरी ली है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रन फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, 10 लाख को 10 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या बची, 1 लाख रुपए बची। ठीक है, 10 लाख की वैल्यू थी मेरी मशीनरी की, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या बची, 1 लाख रुपए। मतलब कि मुझे हर साल अपनी मशीनरी के रिप्लेसमेंट के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, सो दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब 10 साल के बाद मैं उस मशीनरी को चेंज करूंगी तो मुझे एकदम से फंड्स अरेंज करने की प्रॉब्लम ना आए। सो हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करें, दैट इज अ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफ्रेंशिएट हम करेंगे कुछ इस तरीके से कि स्टॉक होता है एक ऐसा रिजर्वॉयर जिसमें फर्दर हम ना कैलकुलेट करें कि क्या आ रहा है और ना कैलकुलेट करें कि क्या जा रहा है, जो एज इट इज हम क्वान्टिफाई करते हैं कि उसमें कितनी वैल्यू है। ठीक है, और हमारी इनकम क्या होती है, फ्लो क्या होता है, फ्लो होती है वो चीज़ जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा रिजर्वॉयर है उसमें कितना आ रहा है और कितना उसमें से जा रहा है। ठीक है, वो फ्लो होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टॉक और फ्लो को समझने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक में बेसिकली हम एग्जाम्पल लेते हैं वेल्थ का, और यहाँ पे फ्लो में लेते हैं इनकम का। वेल्थ होता है जो हम एग्रीगेट किसी फर्म का या किसी इंडिविजुअल का कैलकुलेट करें कि उसके पास कितनी होल्डिंग है। ठीक है, या उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट इज हिज वेल्थ। ठीक है, जो एक रुकी हुई इनकम है। ठीक है, जो उसका रुका हुआ अमाउंट है पैसे का या किसी भी चीज़ का जो रिजर्वॉयर है, दैट इज कॉल्ड हिज स्टॉक। और जहाँ पे हम फ्लो की बात करते हैं, फ्लो में बात करते हैं हम इनकम की, मंथली या वीकली या क्वार्टरली उसको कितना अमाउंट आ रहा है या कितने उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज होल्डिंग रिसोर्सेज एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। अब यहाँ पे जैसे हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी कहा कि ये रिजर्वॉयर है। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करते कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, यहाँ पे जस्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना पड़ा है। ठीक है, तो उसमें हम होल्ड करते हैं रिसोर्सेज को, उसमें हम स्पेंड भी नहीं करते, उसमें हम
परचेज भी नहीं करते, उसमें हम इनकम भी हम जनरेट नहीं करते, ठीक है। फ्लो में क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जहाँ पे हम स्पेंड भी करते हैं और जहाँ पे हमारे पास इनकम भी आती है। थर्ड पॉइंट इज कैपिटल। सी जो वेल्थ है आपकी वो एक रिजर्वॉयर है। सिमिलरली जो आपका कैपिटल है किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का, दैट इज ऑल्सो अ रिजर्वॉयर, ठीक है। तो वो भी एक होल्डिंग कैपेसिटी एक फर्म की, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ स्टॉक, मतलब जिसमें हम आना जाना किसी भी इनकम का कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। फ्लो में इसमें क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि हमारी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है जो हमें किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में आ रही है, ठीक है। दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो वहां पे क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट की वजह से ये चीज हमारे एग्जांपल हम ये उठा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज क्वांटिटी ऑफ मनी इन नेशन, मतलब हमने कोई भी वेल्थ है या कुछ भी है, हमने उसकी क्वांटिटी को नेशन में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम उसमें ये बात नहीं कर रहे कि हम स्पेंडिंग कितनी कर रहे हैं या हमारी इनकम उसमें से कितनी जनरेट हो रही है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नेटवर्थ ऑफ दिस कंट्री इज, ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री इज दिस मच। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितनी हमारी इनकम जनरेट हो रही है उस कंडीशन में, ठीक है। और ना हम इस बात की बात कर रहे हैं कि कितनी स्पेंडिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट क्या है, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री, मतलब सप्लाई, चेंज इन सप्लाई मतलब कि चेंज क्या है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है और कितनी स्पेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये फ्लो की कंडीशन है। एग्जांपल इसमें हम उठाएंगे स्टॉक की कंडीशन में बैंक डिपॉजिट्स का, ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। सी बैंक डिपॉजिट्स में क्या होता है, मेरे पास सपोजिटली मान लो 10 लाख रुपए हैं, मैं बैंक में गई, मैंने वो 10 लाख रुपए जमा करवा दी, मैंने उसकी एफडी करवा दी, ठीक है। सपोजिटली मैंने उसकी एफडी करवा दी। अब जब मैंने उसकी एफडी करवा दी वो मेरा एक रिजर्वॉयर हो गया जिसको मैं नहीं छेड़ रही, ठीक है, जिसमें ना तो मैं किसी इनकम को ऐड कर रही हूँ ना मैं जिसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। दैट इज माई फिक्स्ड रिजर्वॉयर, ठीक है, जो मेरा एक स्टॉक है, ठीक है। अब फ्लो की कंडीशन में क्या हो जाता है, जो इंटरेस्ट आ रहा है उस कैपिटल पे, जो एफडी मैंने की है उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो वो जो एक्रू हो रहा है मेरे अमाउंट पे, दैट इज अ फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो वो आएगा फ्लो की कंडीशन में। सेकेंड एग्जाम्पल हमने उठाया था पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब मैं किसी भी पॉइंट इन टाइम में जब भी बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि आज के डेट में इस कंट्री की पॉपुलेशन है 131 करोड़, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया, दैट इज सपोजिटली फिक्स्ड फॉर मी, ठीक है। मैं उसमें ये कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ कि अभी इस मिनट जब मैं ये बात कर रही हूँ कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग मर गए, ठीक है। मैं उस चीज की बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट सेइंग कि इस टाइम पे इतनी लोगों की पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, ठीक है। बट अगर मैं फ्लो की बात करूं तो फ्लो में मैं नंबर ऑफ बर्थ्स और डेथ्स को काउंट करूंगी, ठीक है, क्योंकि कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे और कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो कैलकुलेट होगा। अब मेजर डिफरेंसेस हम देख लेते हैं स्टॉक और फ्लो के बीच में। स्टॉक में क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट इन टाइम, फोकस करिए यहाँ पे पॉइंट इन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी चीज की जो वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, टाइम के किसी एक टाइम पॉइंट पे, ठीक है। उसको हम लॉन्गर ड्यूरेशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इस मूवमेंट की बात कर रही हूँ कि इस मूवमेंट पे पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है, ठीक है। बट जब मैं फ्लो की बात करती हूँ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द पीरियड इन टाइम, अब यहाँ पे फोकस कीजिए ड्यूरिंग वर्ड पे। ड्यूरिंग मतलब एक टाइम फ्रेम है जिसके बीच में मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितना इसमें फ्लो हुआ है, कितनी एडिशन हुई है, कितनी सब्ट्रैक्शन हुई है, ठीक है। ये मेजर पॉइंट है। सेकेंड इज नॉन डायमेंशनल मेजर्ड, नॉट डायमेंशनल मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब मैं पॉइंट इन टाइम में बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अभी की बात कर रही हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मैं इसको किसी यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ कि टाइम के फ्रेम में अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि कब की बात है तो मैं नहीं कर सकती। फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, मतलब मैं फ्लो को तभी कैलकुलेट कर पाऊंगी जब मैं टाइम फ्रेम रखूंगी। मैं एटर्निटी के साथ इसका फ्लो चेक नहीं कर सकती। मैं नहीं कह सकती कि आज के 100 साल के बाद क्या होगा, मैं ये भी नहीं कह सकती कि आज से 100 साल पहले क्या था। मैं इतना लंबा टाइम फ्रेम नहीं ले सकती, मुझे सिर्फ उतना सा टाइम फ्रेम लेना है जिसमें मैं प्रॉपरली चेक कर पाऊँ कि कितना एडिशन हुई है और कितना सब्ट्रैक्शन हुई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज स्टॉक इम्पैक्ट्स फ्लो। कैसे, जब हमारा स्टॉक बढ़ जाता है, मान लो किसी फर्म के पास वेल्थ है, कैपिटल है, अगर वो बढ़ जाती है
कैपिटल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को अरेंज कर पाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरीज को लगा पाएगी। दैट इज हाउ उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो फ्लो जो है गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ गया। अब फ्लो के केस में क्या होता है, फ्लो इम्पैक्ट्स स्टॉक ऑल्सो। कैसे, जब हमारा फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाता है, जैसे मान लो किसी फर्म का जिसने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बना दी, सेल आउट कर दिया, अब फ्लो उसका बढ़ गया तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम उनका बढ़ गया, उसकी फ्लो ऑफ इनकम भी बढ़ गया। जब उसका फ्लो ऑफ इनकम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो लीडिंग टुवर्ड्स द इंक्रीज इन वेल्थ। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ये दोनों एंटी नहीं है एक दूसरे की। ऑल्दो हम इनको सेपरेटली अगर स्टडी करें तो इनकी कंडीशंस डिफरेंट जरूर है, पर ये दोनों एट द एंड एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, सप्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं।